नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की सबसे बड़ी खबर जो नोटबंदी को है उस पर लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक जी, आप लोगों ने जो कहा था माननीय कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया। जी बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के मजबूत कई निर्णय के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की नोटबंदी की नीति की कहिए कि वकालत की है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। और विपक्ष की गहरी साजिशों को कहिए कि अब पूर्ण विराम लग गया है। जो भ्रम की स्थिति जो पूरे देश भर में उत्पन्न की जा रही थी कि नोटबंदी से ये हुआ तो ये दिक्कतें आई, उन सब पे एक कहिए एक जोरदार तमाचा मिला है विपक्ष को, जो कि बेवजह के कहिए कि जब कोई मुद्दे होते नहीं है ना तो ऐसे ही मुद्दे बना बना करके सरकार को बदनाम करने की। विपक्ष में है तो हमको विरोध करना जी, बस विरोध मात्र के नाम पे आप देश का विरोध करने लग जाते हैं। दिक्कत ये है हमारे विपक्ष के साथ कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का विरोध करने के नाते, व्यक्ति विशेष के विरोध में आप देश का विरोध करने लग जाते हैं, जबकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कहिए अभूतपूर्व है और उनके जन कल्याणकारी कार्यों में से एक रहा है नोटबंदी से। और साहसिक कदम था, मजाक वाली बात थोड़ी। बेहद साहसिक कदम था। और आप देखिए ना कि नोटबंदी इसके बंद होने के बाद से आतंकवाद जो है वो कश्मीर के महज 1 या 2 जिलों तक सीमित रह गया है। आज भारत में लगभग 8.5 साल हो गए सरकार चलते हुए। आप बता दीजिए, जो पहले जो संगीनी के सायों में हमारा जीवन होता था, पटना तक में ब्लास्ट हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में, उन्हीं के रैली में हुआ था। देश का ऐसा कोई कोना। अब आपको वो सब दौर याद होगा जबकि बाहर रखे कोई अगर सूटकेस रखा है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर लग जाता था। उन सारी चीज़ों पे सब कुछ पे विराम लगा। तो अब बेसिकली इनका मुद्दे तो है नहीं, तो नोटबंदी का मुद्दा कभी उठा लिया, कभी CAA NRC का मुद्दा उठा लिया। तो इन 2 मुद्दों में से इस मुद्दे की तो हवा निकल गई राजनीतिक रूप से। अब आज पूर्ण विराम लग गया। इसको लेकर के मयंक मौली जी कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि बहुत सा फेक नोट बाजार में है, देश की अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ा सकती है, वैसे में ये और भी बहुत से कारण थे, लेकिन एक ये भी कारण था। तो जो विपक्ष कहता था कि सारे के सारे नोट वापस चले आए, जिस चीज़ के लिए किया गया था वो सफल नहीं हुआ। तो आज इस बात की पुष्टि कोर्ट ने कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह फैसला पूरी तरह से सही था और देश के हित में था। देखिए, काउंटरफीटेड करेंसी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि और भी देशों की बड़ी समस्या रही है। और काउंटरफीटेड नोट्स जो थे वो नो डाउट समस्या थे। अब आप बताइए कि कोई सरकार खुद से कैसे कहेगी कि मेरी जो कहिए कि ट्रांजैक्शन में पूरे देश भर में जो काउंटरफीटेड संख्या 20% के आसपास पहुँच गई, और बाकी जो है उससे जो नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान है, वो आप समझ ही सकते हैं। विपक्ष के नीतियों को जवाब तो उसी दिन मिल गया जब कहिए कोरोना से अभी पूरा विश्व अभी तक उभर नहीं पाया है आर्थिक रूप से। और आज वर्ल्ड बैंक ने कहिए कि जब भारत की जो आर्थिक नीति जो है उसकी बड़ाई तारीफ करते हुए जो आकलन दिया है, वो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में कहिए कि अगर विकास दर की हम बात करें तो उस पर हम भारतवर्ष वाले के वासियों को गर्व करना चाहिए। हम उभर रहे हैं। हमने UK जैसे देश को पछाड़ दिया है डेवलपमेंट के मामले में, जिस UK ने हमारे ऊपर लगभग 300 सालों तक राज किया और हमारे देश सोने की चिड़िया को लूटा। बट इन सारे मुद्दों से भरमाने के लिए कहीं मुद्दा है ना, वही कहूँगा, मुद्दाहीन विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे ही कहिए कि अनैतिक और राजनीति से प्रेरित कई आरोप लगाते रहते हैं। नोटबंदी से लेकर एक सवाल और है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, और आप भी जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष तो अपने अपने फायदा के लिए बात करता है, लेकिन कोर्ट जो है वो तथ्यों पर बात करता है। और इंडिया में कम से कम नेता एक दूसरे पर आरोप कर लेंगे, लेकिन कोर्ट के बारे में बोलने की किसी को हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं, अवमानना का डर रहता है। वैसे में जब कोर्ट ने 4-1 से यह दे दिया, इसका मतलब कि चूंकि कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर फैसला करता है, तो इसका तो क्लियर हो गया कि यह पूरी तरह से जो है संविधान के भी अनुरूप था, देश के भी हित में था, और इसमें सारे समीकरणों का ख्याल रखा गया था। कहीं से कि इसमें कोई राजनीतिक फायदा के लिए नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए, तथ्यात्मक समीक्षा के बाद कोर्ट ने तथ्यात्मक समीक्षा की, उसकी संविधान के कानून के दायरे के अनुरूप समीक्षा हुई। कोर्ट 4-1 का फैसला कोई मजाक नहीं होता है। 4-1 बट मैं आपकी बात पे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि देखिए, ये पहले का दौर था।
आज विपक्ष के लोग इतने हतोत्साहित हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो अगर उनके मन मुताबिक ना हो वो उन पे भी दबी जबान में टिप्पणी कर सकते हैं, टिप्पणियां नहीं करते आ रहे हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, चाहे अभी अपना बनारस वाले कहिए कि अपना जो जिसके लिए चल रहा है मुद्दा, उसके लिए मंदिर वाला मुद्दा देख लीजिए। तो इन सब पे भी वो गाहे बगाहे कहिए कि विपक्ष में हवा देते हैं। और सांप्रदायिक सौहार्द वाले मुद्दों पे भी विपक्ष को जहाँ पे आमतौर पे ये सलाह दी जाती है कि आदमी को चुप रहना चाहिए, वहाँ भी आपको विपक्षी नेता इफ़ एंड बट के साथ हमेशा विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो ये एक गलत परंपरा को जन्म दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के अगर जज इनके पक्ष में दे देते तो आप सड़कों पे अभी देख रहे होते, ये बवाल काट रहे होते। आज कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। आज मुंह कहिए अपना सा मुंह लेके जो बैठना जो कहावत है, आज बैठे हुए हैं, विपक्ष की बोलती बंद हो गई। अब अरे इन्होंने कितने मुद्दों पे पुनर्विचार याचिका, जैसे जो राम मंदिर का मुद्दा था, इन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय उस दौर के जो मुख्य कहिए कि जो न्यायाधीश महोदय थे, उनके ऊपर निजी टिप्पणियाँ, ओछी टिप्पणियाँ, मैंने न जाने क्या क्या अनर्गल आरोप लगाए गए। बस क्यों? इसलिए कि भैया इससे इन जो भी फैसले होते हैं ये नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता में और बढ़ावा ही कर रहे हैं। क्योंकि ये अब नरेंद्र मोदी जी तौर पर लोकप्रियता और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कहिए कि हाल ये हो गया है कि जो भी ये जो कहते हैं ना कि आसमान में थूका हुआ थूक खुद के मुंह पे आ गिरता है। तो ये जो भी आरोप लगाने जाते हैं ये खुद उस पर ढेर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अभी अपनी माताजी के निधन के दिन ही देश को संदेश दे दिया कि काम से बढ़ के कुछ नहीं है। बताइए इससे बड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक पुत्र जिस अपनी माँ को जिसने खोया हो, वो माताजी को अपने कहिए कि उनके अंतिम संस्कार के बाद वो पुत्र जो हैं वो तुरंत लगता है कि महज कपड़े बदलने और जो बाकी नहा वहा करके वो फिर दोबारा आपने उनको काम पे देखा। जो काम था उसको उन्होंने उस दिन भी किया। बिल्कुल कर्म प्रधान प्रधानमंत्री हमारे ऐसे मिले हैं। मैंने आपको दूसरा उदाहरण निश्चित तौर पर सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री का यह जो कार्य है एक उदाहरण पेश कर दिया। ना भूतो ना भविष्यो ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, मगर कुछ कई लफंगे टाइप के भी कुछ ऐसे नेता मिले जो मैंने देख के अफसोस हुआ कि राजनीति किस गर्त में जा रही है। प्रधानमंत्री जी की माताजी के निधन पे भी लोग अशोभनीय टिप्पणियां करने से नहीं बचे। तो चलिए वैसे लोगों की कोई बात नहीं, लेकिन अब आते हैं बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर फिर निकल रहे हैं जी। कहा जो गड़बड़ियां हैं उसे देखेंगे, हर जिला में जाएंगे। क्या इसका असर आप देख रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह 24 का मुद्दा आपने देखा कि जैसे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ गई जो कि मुख्यमंत्री जी के प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बनने के भी सपने को बड़ा आघात लगा जब कांग्रेस ने साफ कर दिया भाई कि हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार तो श्री राहुल गांधी है। अब करेंगे क्या माननीय चाचा जी, हमारे चाचा जी जो कि जनता से विमुख हो चुके हैं, जनता से उनका कोई पैठ नहीं रह गया। जब यात्राएं आमतौर पे कोई नेता कब निकालता है, मतलब अगर पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते मैं आपसे कहूँ तो जब जनाधार कम होता दिखे, जब आपकी सियासी ज़मीन खिसकती दिखाई देने लग जाए, अलोकप्रियता बढ़ जाए। यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी भी है 17 साल की। अभी ये मुख्यमंत्री जी जो कि अपनी ही जनता को अपना दुश्मन मान के सदन में चीख चीख के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और जो उसके परिवार को सज़ा देने की वकालत कर रहे हों कि नहीं वो देशद्रोही है, महापापी है, फलाना। आप बताइए भारतीय संस्कृति में या भारतवर्ष में ही कानून का राज है। कानून कभी ये नहीं कहता, एक हत्यारे का माँ बाप को हत्यारे की सज़ा कभी नहीं मिलती है। जिसने पिया उसने अपनी जान गंवा दी, वो अपनी जान से बड़ा क्या सज़ा दीजिएगा आप किसी को, वो तो अपनी जान गंवा चुका। अब आपका प्रशासन जाके जिन बहनों की मांगें धुल गई हैं, जिन माताओं की गोद सुनी हो गई है, उनको लाठियों से पीटता है, बर्बर तरीके से उसके 70-80 साल के पिता को बंदूक के कुंदे से मारा जाता है। लाशों को बिना पोस्टमार्टम अर्धजली लाशों को भी कहिए कि जलाने का दबाव दिया गया। खेत में लाशें जो जल गई पूरी जो जली बने उन्हें कपड़ा में बांध के तुरंत नदी में प्रवाहित करने के लिए भी मारा पीटा गया। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कानूनी पक्ष जो होता है, अगर कोई लाशें जैसे मान लीजिए कोई मरा तो नॉर्मली पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, पोस्टमार्टम में चलिए अगर सरकारी आंकड़े पे जो सरकार ने लगभग 40 के आसपास स्वीकार किया है, मैं सरकार से एक कड़ा सवाल है जो मैं उठाना चाहूँगा कि कानून के आप पत्रकार हैं, कानून के थोड़ी बहुत समझ हम सबको है। विसरा रिपोर्ट संग्रहण करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे केसों में, एक भी आगे के जांच में तो यहाँ आप मुझे बताइए कि उन 40 मृतकों का
जो भी मर गए उनमें से किसी एक का भी विसरा रिपोर्ट संग्रहित नहीं किया गया। मामला ही खत्म हो गया आगे के लिए। ये कोई मानवीय भूल नहीं है। अरे एक हो जाता, दो हो जाता, 40 के 40 सरकार के जो आंकड़े, वैसे आंकड़ा तो 200 के पार है, मगर 40 आंकड़ों के लोग जो मर गए, सरकारी आंकड़ा जो है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी उनका विसरा संग्रहित नहीं किया गया। मतलब कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी डालने पे कहिए लग गई है। माने आंकड़ों, अब जो तुमने आपने माना है, जो सरकार होने के नाते आपके पास है, विसरा रिपोर्ट का संग्रहण जो है दंड संहिता के हिसाब से भी एक साजिश को दर्शाता है। मुझे लगता है कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारी पार्टी हो, हम लोग इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। और क्योंकि ये इसमें आपराधिक साजिश की बू आ रही है कि आखिर क्यों और किनको बचाया जा रहा है। किनको आप हल्ला कर दे रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर किसी का नाम जैसे उछाला गया, दिल्ली में किसी को पकड़ लिया गया, सब लिपापोती है। वो दिल्ली से बैठा शख्स को क्या मतलब कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। आपका जब थाने से बरामद स्पिरिट जो है, जब उससे लोग पी के मर रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी का अशोभनीय बयान, ऐसे ही अशोभनीय बयान उन्होंने दिए थे जब कोरोना आ रहा था कि कोई किसी को लौटने की ज़रूरत नहीं है, बिहारी जो हैं वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अब बताइए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिहारी पिट रहे हैं, कश्मीर में गोली मार दी जाती है, गोलगप्पा मारने वालों को। मैक्सिमम जो हैं वो दलित समाज के ही लोग जाते हैं, बेचारे गरीब तबके के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। बिहार जो है वो मानव संसाधन में सबसे ज़्यादा, कहिए कि हम लोग कभी बिहार की ख्याति विश्व में जगत ही मजदूर सप्लायर हम यहाँ ही नहीं, हम मिडिल ईस्ट से लेके कतर, दोहा, जहाँ भी मजदूरों की जरूरत है 99% जो है वो बिहार से लोग कहिए कि आयात किए जा रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि मतलब मुख्यमंत्री जी बड़े सपने के साथ आपको लाया गया था। क्या किन सवालों का जवाब देंगे जब आप यात्रा पर जाएंगे? उन उजड़ी मांगों का सवाल होगा आपके पास, सड़क पे पिट रहे उन अभ्यर्थियों का होगा जिन्हें आपकी पुलिस बर्बर तरीके से नौकरी मांगने पे पीट देती है, बीपीएससी के प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं, बीएसएससी वाला भी नौकरी इतने सालों के बाद आई। आपका यहाँ जो तंत्र जो है एडमिशन माफिया और आपके नौकरी माफिया, वो हर बार आप ही के यहाँ के सवाल क्यों आउट हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि सिस्टम में घुन जो है वो नीचे से ऊपर तक लगी हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी पे डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह तो मैं इस पे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आपके नीचे सर जो है उसको देखने की जरूरत है। नहीं, आपका सिस्टम सड़ गया है सर। आपके सिस्टम में अब कहिए कि ये जो भी कहिए अनैतिक रूप से पैसे लेना, अनैतिक कार्यों का अब एक चलन है। उस सिस्टम के बिना, जैसे स्टेशनों पे होता है ना, सिक्का बिना डाले वेइंग मशीन में आपका वजन नहीं आ सकता है। आप बिहार सरकार में बिना पैसे दिए, आपकी फाइल तो छोड़िए, आप 10 कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप किसी भी सचिवालय या सरकारी संस्थान में चले, गांव में भी चले ना आप, मैं किसी ब्लॉक में बिना पैसे का काम नहीं होगा। मैं सर अपना ही अगर एग्जाम्पल दूं, मैं पिछले साल 2 साल पहले का, मेरे घर में भी घटना घटी थी। आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। आप इस राज्य में आप जा करके, जब तक आप के पास पहुंच ना हो या आप पैसे ना खर्च करें, आपका एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल है आपके लिए। तो वैसे हालत में मुख्यमंत्री जी की ये योजना महज बस खाना पूर्ति है। और कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है कि देखिए, मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं कि अब 24 में तो कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ लिया है। तेजस्वी यादव जी को तो उन्होंने कमिट कर दिया था कि हम 25 में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बनाने का उन पर दबाव भी है हर तरीके से। अपने ही पार्टी में कहिए कि सत्ता का त्रिकोणीय मुकाबला तो चल ही रहा है। कुशवाहा गुट अलग है, ललन सिंह जी का गुट अलग है, इनका अपना तो खैर क्या मैं कहूँ, इनका गुट है कि नहीं बचा नहीं, मुझे तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। बट सत्ता के त्रिकोणीय मुकाबले में चलिए, बाहर से आरसीपी सिंह साहब हैं, तो वो उससे बचने के लिए दूसरा ये कि जो आरजेडी का जो लगातार दबाव है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बेटे लगातार इनकी नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं, इनके शराबबंदी से लेके हर नीतियों पे इन पे। सुधाकर सिंह जी का आपने बयान देखा होगा, चर्चाएं बटोरा, क्या वो ऐसे सिंह का हमने इंटरव्यू जी, मैंने आप ही के इंटरव्यू को देख के कह रहा हूँ। तो मैं कहा अब इन चर्चाओं से बचने के लिए, अब मुख्यमंत्री जी का नेचर हर कोई जानता है, मुख्यमंत्री जी सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो इतने आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, आप उनकी किसी नीति पे सवाल उठाइएगा तो उसको पर्सनली ले लेते हैं। अब मुझे ये बात बताइए कि जो मुख्यमंत्री बनाने की बात है, मैं उस पर वही कहूँगा कि हमने बचपन में देखा था जो विक्रम बेताल वाली जो कहानी थी ना, कि मुख्यमंत्री जी को अब उनसे सवाल जब पूछा जा रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री कब बनाओगे, जिसने उनके मुख्यमंत्री पे सवाल उठाया, उनके कुर्सी, माननीय कुर्सी कुमार जी के कुर्सी पे जहाँ प्रश्न चिन्ह उठता है, वो बेताल की तरह उड़ जाते हैं, चलो लो मैं चला। तो अब ये जो यात्रा जो हो रही है, आमतौर पर यात्राओं में जब जब वो गए, उनका अंतर्मन जाग उठा है।
अंतरात्मा उनकी जाग जाती है। सवाल भी उठ रहे हैं, देखिए अंतरात्मा लौटने के बाद जागती है या यात्रा के दौरान ही जाग जाती है। मयंक जी, आखिरी सवाल है कि बिहार इन दिनों चर्चा में है, खास करके भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी। कांग्रेस का भी पूरा फोकस यहाँ है, बिहार में भी आ रहे हैं, यहाँ भी यात्रा काफी लंबी होगी, सारे कांग्रेसी इसमें लगे हुए हैं और खास करके जो नए नए अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में घूम रहे हैं। अपना जो ताकत है उनके पास, जो एक संगठन है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, राहुल गांधी जी पर्सनली तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बट राहुल गांधी जी आज देश में उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई। ये इवेंट हो रहा है बेसिकली, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जुड़ा हुआ नहीं है क्या? आप किसको जोड़ने जा रहे हैं? भारत एक संगठन, भारत का ये गणराज्य है, ऑलरेडी भारत जुड़ा हुआ है क्या? भारत अलग है क्या? आप किसको जोड़ने आप चले हैं आप बेसिकली, और आप किसके लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं? किसको आपको जोड़ना है? आप अपने आप सबसे पहले अपनी पार्टी, टूटी हुई पार्टी को जोड़ने चले हैं, जहाँ आपकी बहन अलग खेमे में है, माता जी का अलग खेमा है, आपका अलग खेमा है, और नाखुशों का एक अलग खेमा है। G27 या G17 क्या तो नाम है, अलग अलग उनके नाम है। मेरे लिए तो सारे के सारे क्राइम मास्टर गोगो हैं वैसे, बट मुझे ये कहना है कि ये एक पंचर टायर को हवा भरने जैसा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। आप लांग दीजिए, पूरे देश लांगना, जहां भी लांग दीजिए। क्या आप उन राज्यों में जा रहे हैं जहां आपके अपने राज्य के मुख्यमंत्री को तो आप यात्रा में बुला लेते हैं? आपके राज्यों में भी, जैसे राजस्थान में भी प्रश्न पत्र आउट होते हैं, ठीक है, राजस्थान में भी अराजकता की स्थिति है, सबसे महंगा पेट्रोल है, सबसे महंगी बिजली है, खुद वहाँ पे सत्ता का कहिए कि मुकाबला चल रहा है सचिन पायलट जी उनके बीच में। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति वही है, चाहे मानवीय कहिए कि बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हो जाए या मानव संसाधन, कहाँ दिक्कत है? आप अपने जो बचे खुचे जो 2 राज्य हैं उन पे भी तो जरा फोकस कर लीजिए कि भैया मेरे मुख्यमंत्री काम कर। उसके बाद भारत जोड़ो उनको नहीं तो उनको तो आप अपने साथ इवेंट में ले आते हैं पैदल चलाने के लिए। अब बुढ़ापे में बेचारे कितना पैदल चल पाएँ बात अलग है, बट यहाँ देखिए बिहार से कांग्रेस की विदाई लगभग 3 दशक पहले ही हो चुकी है। यहाँ कांग्रेस जो है वो बैसाखी भी मैं नहीं कहूँगा, वो उसको क्या बोलते हैं जो हाथ वाली गाड़ी जो होती है, व्हील चेयर वाली कांग्रेस है, जिसे एक तरफ से राजद ने और एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहिए उसको चला रहे हैं। अब व्हील चेयर पर बैठी कांग्रेस को यहाँ से आ करके वो कितना चला पाते हैं ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, बट हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को के आगे मैं यही कहूँगा, चाहे कांग्रेस हो फिलहाल या कोई भी विपक्षी, कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं। मैंने कहा ना, भारत राष्ट्र में 2029 तक प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस यहाँ बिहार में व्हील चेयर पर है और इन्होंने कांग्रेस की तुलना पंचर टायर से की है, जिसमें हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। से कोई फायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ नोटबंदी को लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी एनडीए ने जो किया उस पर आज माननीय कोर्ट ने मुहर लगा दिया और विपक्ष को अपना चेहरा छुपाने की जगह नहीं। आप बने रहे ब्रेकिंग बैक से।